नमस्कार दोस्तों, आपका भी परीक्षा अगर 2025 में है तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो से आपको 7 से 8 नंबर मिलेगा। क्योंकि हम देखेंगे आज 2025 का मॉडल पेपर जो साइंस का है उसका ऑब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव 80 में 80 ऑब्जेक्टिव, वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है भाई वो है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। जल्दी बताइए कि मान लीजिए कहीं से प्रकाश स्रोत आ रहा है, उसके सामने आप एक रुकावट रख दिए तो क्या बनेगा भाई। मान लीजिए सूरज भगवान से प्रकाश आ रहा है, उसके सामने आप देखे होंगे बिजली का खंभा रहता है, तो बिजली का खंभा का जमीनों पर क्या बन जाता है, तो उससे परछाई बन जाता है, तो क्या उसको क्या हो जाता है, छाया। तो हमारा 1 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं सारे ऑप्शनों को नहीं गिनवाने बैठूंगा, जो सही होगा उसमें मैं टिक मार दूंगा, आप उसे याद कीजिए या अपने कॉपी में छापिए, ये आपका काम है। तो आइए देखते हैं अब दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये आपको याद रख लेना है। हमारा 2 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। आपको बताना है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो 1 डायोप्टर। तो तीसरा का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को आपको याद रख लेना है कि अपसारी लेंस कहते हैं, तो चौथा का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे प्रकाश की चाल पानी में दूसरे होगा, निर्वात में दूसरे होगा, हवा में दूसरे होगा। ओके, आइए देखते हैं अब छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या बोलता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, तो भैया मात्रक विहीन है, तो छठवां का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सातवां का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक अभिसारी लेंस बनाता है, तो एक अभिसारी लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो आठवां का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, जल्दी बताइए। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो परिकिरणन का परिणाम है, तो नौवां का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, जल्दी बताइए। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण रेड होता है, माने लाल, तो 10वां का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको याद कर लेना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं जो आपको बता रहा हूँ आज। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है, तो रेटिना में होती है। कहाँ होती है, रेटिना में, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही। तो आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या होता है भाई, दूरदृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो दूरदृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो हमारा 12वां का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब 13वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो भैया एक के बटा में 10 सेकेंड होता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन वाट के बराबर है, भैया तो वाट के बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि इस पे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की क्लास चलती है, वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सारे सब्जेक्ट की। तो डू सब्सक्राइब, सीधा क्लास। ओके, तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो 16 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, तो 17वां का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
अब 18वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किसने किया। आपको बताना है कि दाएं हाथ का अंगूठा का नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो फ्लेमिंग साहब ने किया। तो हमारा 18वां का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा 19वां का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 1 ma बराबर होता है। तो 1 ma बराबर 10 के पावर -6 a के बराबर होता है। तो हमारा 20वां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्रतिरोध के मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ता है। तो प्रतिरोध के मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है और घटाने के लिए समानांतर क्रम में। ओके, ये याद रखिएगा। तो 21वां का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 22वां क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर में कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो भैया नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसमें, हीटर में कुंडली बनाने के लिए। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो जो CO2 है ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो हमारा 23वां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या बोलता है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए भैया, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक भी गैस भी जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है। मतलब हमारा 24वां का डी ऑप्शन उपयुक्त सभी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो ए ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, बी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है। तो हमारा 25 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो हमारा 25 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या बोलता है, टिहरी बांध का निर्माण उद्देश्य से हुआ था। आपको बताना है टिहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था। ए ऑप्शन है भूमि सिंचाई, बी ऑप्शन है बिजली उत्पादन, सी ऑप्शन है जल आपूर्ति, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो भैया टिहरी बांध का उद्देश्य था इनमें से सभी। मतलब उसका उद्देश्य भूमि सिंचाई भी था, बिजली उत्पादन भी था, जल आपूर्ति भी था। तो 26वां का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। खिलौना में, अब आपको बताना है 27 नंबर की, खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौना में सूखा सेल का उपयोग होता है। तो 27वां का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हमारा 28 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे कार्बन जो है अकेला है और यहाँ पे जो O है इसके साथ आके जुट गया है। तो भैया कार्बन अपचयित हो रहा है। तो हमारा जो 29 का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। मतलब हम जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला दें तो किस गैस का निर्माण होगा। तो भैया H2 गैस का निर्माण होगा। तो हमारा 30 का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। तो जो भैया CO2 है ना, ये चूना जल को दूधिया कर देता है। तो 31 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना है। तो जो हमारा CaOH2 होता है ना, यह एक बूझा हुआ चूना होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दत्त मंजन प्राय होते हैं। तो दत्त मंजन प्राय क्षारीय होते हैं। तो हमारा 33वां का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। तो 34वां का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। तो हमारा 35वां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क भैया जिंक ब्लेड है। तो हमारा 36वां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है, तो वो भैया कौन सी धातु है, तो भैया एयू है, गोल्ड है, जो खाली अम्ल राज में घुलता है, एने ओने नहीं घुलता है। तो 37वां का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न हमारा क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो भैया जो HCN है ना, ये एक आयनिक यौगिक नहीं है, बाकी है तीनों आयनिक यौगिक है। तो हमारा 38वां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम उतने डिटेल में आज नहीं करवा रहे हैं, वैसे तो हम पूरे डिटेल में कराते हैं, आप हमारे ऑब्जेक्टिव वीडियो जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ओके, और ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए समय की मांग भैया पड़ती है, तो यहाँ पे समय हमें कम देना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को याद करना है, क्योंकि हमारा परीक्षा बहुत करीब आ चुका है। तो आइए देखते हैं अब 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या बोलता है, हीलियम गैस है, आपको बताना है कि हीलियम गैस कैसा होता है। तो हीलियम गैस अक्रिय होता है, मतलब कहीं अभिक्रिया नहीं करता है। तो 39वां का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, आपको बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, तो हीरा होता है। तो 40वां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बेंजीन का अणु सूत्र है, बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है भाई, जिसमें कार्बन 6 गो हो, हाइड्रोजन 6 गो। तो यहाँ पे देखिए C6H6 लौक रहा है, तो हमारा 41वां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न क्या बोलता है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध होता है, ये है हमारा हाइड्रोजन, ये दो परमाणु, इसके बीच कौन सा आबंध होता है, तो एक आबंध होता है। तो हमारा 42वां का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 43वां प्रश्न। 43वां प्रश्न हमसे क्या बोलता है, चूना जल का रासायनिक नाम है, तो चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो हमारा 43वां का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न क्या बोलता है, चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ये आपको याद करके जाना है भाई, VVI है। ओके, ये VVI है, C6H12O6 चीनी का रासायनिक सूत्र। तो हमारा 44वां का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अभिक्रियाशील होता है, तो जो इथीन होता है ना, वो भाई सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो इथीन का अणु सूत्र होता है, तो जिसमें कार्बन 2 गो हो, हाइड्रोजन 4 गो हो, तो C2H6 हो इथीन। तो हमारा 45वां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या बोलता है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, आपको बताना है कि मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे मेंडलीफ अपना आवर्त सारणी तैयार किए। तो हमारा 46वां का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है, तो जो मैग्नीशियम है ना, ये धातु नहीं है। तो हमारा 47वां का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है, तो जो ब्रोमीन होता है ना, ये हाइड्रोजन समूह का सदस्य होता है। तो 48वां का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जिंक का परमाणु संख्या होता है, तो जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है। तो हमारा 49वां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो जौन अधातु होता है ना, वो विद्युत ऋणात्मक होता है, और जौन धातु होता है वो विद्युत धनात्मक होता है। तो हमारा 50वां का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी थी, मतलब आंदोलन के चलते जान दे दी थी अपना महिला, राजस्थान में। कौन से गांव में दी थी, वही गांव का नाम आपसे पूछ रहा है। तो भैया जो खेजरी गांव था ना, वहां की महिलाओं में ने चिपको आंदोलन के क्रम में अपनी जान दे दी थी। तो हमारा
51 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 52वां प्रश्न। 52वां प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जा रहा है। तो बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। तो हमारा 52वां का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसका 53 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनर्रोपण, वस्तु के उपयोग में कमी। तो हमारा 53 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 54वां प्रश्न। 54वां प्रश्न क्या बोलता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। तो हमारा 54 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन। 55वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है। जल्दी बताइए कि इनमें कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो जो हमारा CH4 है ना, ये एक बायोगैस है, मीथेन। तो हमारा 55 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत है। तो ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, तो इनामेल बोलते हैं। तो 56 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं 57वां प्रश्न। 57वां प्रश्न क्या बोलता है भाई, कि जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि आमाशय में पाई जाती है। तो हमारा 57 नंबर के बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 58 प्रश्न। 58 प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन से वसा के पाचन में सहायक होता है। तो जो माल्टोज होता है ना, ये वसा के पाचन में सहायक होता है। तो 58 नंबर का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, पीत रस का रंग होता है। तो पीत रस का रंग हरा होता है। तो हमारा 59 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कि पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन पत्तियों के द्वारा होता है। अब पत्तियां में रंध्र छुपा रहता है उसके द्वारा। तो हमारा 60 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 61वें क्वेश्चन को। 61वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। जल्दी बताइए कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। तो CO2 गैस का निष्कासन करते हैं। तो 61 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 62वां नंबर क्वेश्चन। 62वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। जल्दी बताइए कि किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। तो किण्वन के फलस्वरूप 4 ATP का निर्माण होता है। तो हमारा 62 का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब 63वें क्वेश्चन को। 63वां क्वेश्चन क्या बोलता है, समान डायलिटिक रक्त दाब होता है। तो भैया 120 mmHg होता है। तो हमारा 63 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चनों को याद करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं अब 64वें प्रश्न को। 64वां प्रश्न क्या बोलता है, कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है। जल्दी बताइए कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है। तो हमारा 64 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अस्थि क्या है। जल्दी बताइए कि अस्थि क्या है। तो अस्थि एक ऊतक है। तो हमारा 65 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। जल्दी बताइए कि पादप में अपशिष्ट माने जो खराब पदार्थ, वो कहाँ संचित रहते हैं, लुकाइल रहते हैं। ए ऑप्शन है छाल में, बी ऑप्शन है पत्ती में, सी ऑप्शन है कोशिका रिक्तिकाओं में, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो जो हमारा 66 नंबर का सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी। भैया पादप में छालों में रहता है, पत्तियों में भी रहता है और कोशिका रिक्तिकाओं में भी रहता है। ओके, तो हमारा 66 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विकक के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। जल्दी बताइए, विकक के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं। तो भैया नेफ्रॉन कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 68वें क्वेश्चन को। 68वां क्वेश्चन क्या बोलता है,
पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, जल्दी बताइए पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं। ए ऑप्शन है टेनिन, बी ऑप्शन है रेजिन, डी ऑप्शन है गोंद और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है मतलब बेकार पदार्थ हैं। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ टेनिन भी है, रेजिन भी है, गोंद भी है, मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो 68वां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 69वें क्वेश्चन को। 69वां क्वेश्चन क्या बोलता है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। जल्दी बताइए कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है तो भैया सेरिब्रम है। तो हमारा 69 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 17 क्वेश्चन के 17वां क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, जड़ का अगोगामी वृद्धि कहलाता है तो भैया गुरुत्वानुकर्तन कहलाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 70 का डी। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एस्ट्रोट्रोन स्रावित होता है। जल्दी बताइए कि एस्ट्रोट्रोन कहाँ पर स्रावित होता है। तो भैया अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। तो हमारा 71वें नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, स्वपरागण निम्न में से किन पौधों में होता है। तो स्वपरागण भैया उभयलिंगी पौधों में होता है। तो 72 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 73वें क्वेश्चन को। 73वें क्वेश्चन क्या बोलता है, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। जल्दी बताइए कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। तो एंड्रोमेट्रियम भाग में भ्रूण विकसित होता है गर्भाशय के। तो हमारा 73 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनजांग में पाया जाता है। तो जो शुक्रवाहिका होता है ना वो केवल पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं। तो 74 का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो आनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो हमारा 75वें नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मेंडल किस देश के ईसाई मठ में एक पादरी थे। तो भैया ऑस्ट्रिया के ईसाई मठ में मेंडल जी एक पादरी थे। तो हमारा 76 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन वर्गीकरण में सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। तो भैया जो जगत है ना ये वर्गीकरण में सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। तो 77 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे बोलता है सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण जीवाणु और कवक, मतलब हमारा डी ऑप्शन दोनों है। भैया ये छोटी छोटी होता है, जीवाणु और कवक छोटी छोटी, और छोटी बूढ़ी का पर्यायवाची क्या होता है, सूक्ष्म। तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण जीवाणु और कवक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। तो मांसाहारी जीवों को द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला और आखिरी प्रश्न। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए भाई, कर दीजिए। तो आपसे बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित करता है। मान लीजिए हाई एगो पोषी स्तर है, हाई एगो पोषी स्तर है, तो यहाँ से यहाँ ऊर्जा स्थानांतरित कितना करता है भाई अगला पोषी स्तर को, तो 10%। ये आपको याद रखना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 80 नंबर का सी ऑप्शन। देखिए अब इसके बाद है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, माने जब 2 नंबर वाला उसके बाद 4 नंबर वाला, मन इसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में तो हम पूरा ऑब्जेक्टिव कर लिए और एकदम सही सही कर लिए। आपको अगर अच्छा लगा हो, वीडियो जानकारी वाली लगी हो, तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, उतने डिटेल में ये मैं नहीं करवाया, लेकिन बाकी आप हमारे वीडियो देखेंगे उसमें मैं ज़्यादा डिटेलिंग में जाता हूँ, और डिटेलिंग में जाने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, सॉरी, और क्वेश्चन कम लगते हैं। तो अगर आप 2025 में परीक्षा देने वाले हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि भैया सीधा क्लास नाम का भी कोई यूट्यूब चैनल है जो आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव की तैयारी करवाता है। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।